प्यारे बच्चों, आज हम भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले हमने संसद के दोनों संसद के बारे में, भारतीय संसद के बारे में जाना कि भारतीय संसद क्या है, उसकी रचना कैसे होती है। तो भारतीय संघ के की जो संसद है उसके दो सदन है, एक है लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। तो आज हम राज्यसभा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और इसमें हम जो जानकारी हासिल करेंगे उसमें इसकी रचना क्या है, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की रचना। दूसरा है उसका जो इलेक्शन, चुनावी प्रक्रिया है, इलेक्शन प्रोसेस। तीसरी इसकी टर्म, कार्यकाल। फिर राज्यसभा का चेयरमैन कौन चुनता है, कैसे, कौन चेयरमैन होता है। फिर इसके अधिवेशन और कोरम, सेशन एंड कोरम, और पावर एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। ये मेरे जो है वो शिक्षण बिंदु है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऊपरी सदन है ये राज्यसभा है। जो लोकतांत्रिक देश है उसी की तरह बहुत सारे देशों में जो ऊपरी सदन है वो जैसे इंग्लैंड में है, भारत में भी ये ऊपरी सदन राज्यसभा है, इंग्लैंड की तरह ही। और अमेरिका में भी ऊपरी सदन है, लेकिन ये जो है वो कुछ अलग है। अलग इसलिए जैसे इंग्लैंड में, इंग्लैंड के जो ऊपरी सदन के सदस्य हैं उसमें वो सदस्य जो है वो आजीवन सदस्य होते हैं, जबकि भारत में ये केवल 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और जो अमेरिका में जो ऊपरी सदन है उसमें उनका चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष चुनावों के द्वारा होता है, डायरेक्ट लोग चुनते हैं। लेकिन भारत में हमारे प्रतिनिधि जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से ये चुनाव होता है। तो ये अंतर है। इसकी शक्तियों में भी भारत की परिस्थितियों के अनुसार हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका रखा है। तो जैसे कि राज्यसभा राज्य की परिषद। तो ये राज्यसभा क्या है, राज्य की परिषद। इसके नाम से ही आप लोग जान सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये राज्यों का, भारतीय संघ के जो राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा तो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन ये राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। जितने भी संघ के राज्य है उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो इसकी जो रचना है, इसमें जो संवैधानिक प्रावधान है वो अनुच्छेद 80 के अनुसार है। इसका संगठन जो किया गया, इसमें जब संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा का गठन किया तो इसमें 250 सदस्यों का जो 250 सदस्य होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 250 इसकी संख्या रखी। और उसमें भी 250 में ये 250 में 238 जो है वो चुनाव के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से, ये चुनाव विधि के बारे में बताऊंगा मैं। और प्लस 12 ये जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त हमारे महानुभाव है उनके लिए ये स्थान जो है वो राष्ट्रपति द्वारा ये मनोनयन उनका होता है। लेकिन जिस तरह से इसकी रचना की गई और जनसंख्या के आधार पर जिस तरह से राज्यों को दिया गया, तो वर्तमान में ये जो है वो 233 जो है ये चुनकर आते हैं और 12 जो है ये मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। तो वर्तमान में इसकी संख्या जो है 245 है। 245 संख्या जो है ये राज्यसभा की जो है। अब इसका इलेक्शन, और ये 245 किस तरह से, देखिए इलेक्शन भी इसमें जो इसका चुनाव है
वो हमारी विधानसभाओं के सदस्य इस दिन का चुनाव करते हैं और इनका चुनाव राज्य की राजधानियों में होता है और ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा, जैसे कि राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो केवल इसमें राज्य के विधानसभाओं के जो हमारे एमएलए हैं वो इसमें अपना मत डालते हैं। तो उसमें इनका जो प्रतिनिधित्व जो है वो इसकी जनसंख्या के आधार पर है, राज्यों की जनसंख्या। जो छोटे राज्य हैं जैसे पूर्वोत्तर के राज्य है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, सिक्किम है, गोवा है, वहां पर केवल एक प्रतिनिधि राज्यसभा का होता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में 3 सदस्य जो है वो राज्यसभा के लिए नामित होते हैं और पंजाब में 7 होते हैं। उस तरह जो बड़ा स्टेट है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, उसमें 31 जो है वो राज्यसभा के सदस्य चुनकर आते हैं। और इसका जो कार्यकाल है, इसका कार्यकाल जो है वो राज्यसभा जो है, ये बहुत आवश्यक है कि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो एक जीवित सदन है, जो कभी विघटन उसका नहीं होता है। ये स्थायी सदन है, परमानेंट। लोकसभा तो 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाती है, भंग कर दी जाती है, नए चुनाव होते हैं, लेकिन राज्यसभा के चुनाव हर दूसरे वर्ष, मतलब 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष जो है वो चुनकर आते हैं। तो ये जो है वो 6 वर्ष, जैसे जो सदस्य है उसका जो चुनाव है 6 वर्ष के लिए। और उसकी जो क्वालिफिकेशन है, ये योग्यता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, उसने 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, और तीसरा वह पागल और दिवालिया ना हो, और चौथा वह किसी सरकारी के लाभ के पद पर न हो, और वह भारत के किसी भी क्षेत्र का निवासी हो। पहले उसी राज्य का निवासी होता, लेकिन आज की डेट में भारत का किसी भी क्षेत्र का निवासी हो। तो अब जब ये राज्यसभा चुनकर आते हैं तो राज्यसभा का जो चेयरमैन कौन होता है, जो सभापति होता है, चेयरमैन कौन है, सभापति। अब राज्यसभा का सभापति जो है वो भारत का उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को इस हैसियत से ही उसको वेतन और भत्ते मिलते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने में से एक उपसभापति भी चुनते हैं, और इसका जो अधिवेशन है वो सभापति जो है राष्ट्रपति जो है उसका अधिवेशन बुलाता है जब चाहे, जब इसका, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 6 महीने से ज्यादा समय ना हो। 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो एक बैठक अवश्य करना पड़ती है। वैसे साल में 3 बैठक तो 4 बैठकें तो रहती हैं इनकी। तो इनका कोरम जो है वो 1/10 है। 10% जो है वो सदस्य जो है वो उस कार्रवाई में होने चाहिए, तो इसका कोरम 10% है। अब जो इसकी जो पावर, शक्तियां और कार्य क्या है, कार्य और शक्ति, राज्यसभा की शक्तियां और कार्य। तो सबसे पहला जो शक्ति, सबके पहला जो कार्य है वो है विधायी कार्य। सबसे पहला जो कार्य है वो है विधायी कार्य। तो इसमें इसको हम बोल सकते हैं विधायी शक्तियां। शक्तियां की बात जब राज्यसभा की आती है तो ये लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है। कोई भी साधारण बिल पहले राज्यसभा में भी पेश हो सकता है और यहां से पास होकर लोकसभा में जाता है। कानून बनाने के लिए साधारण बिल का दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। किसी भी बिल पर दोनों सदनों में मतभेद होने की दिशा में कोई भी बिल एक सदन से पास हो जाए तो दूसरा सदन 6 महीने तक उस पर कार्रवाई ना करे तो राष्ट्रपति दोनों की संयुक्त बैठक भी बुलाता है। संयुक्त बैठक का सभापति लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। दूसरा है वित्तीय शक्तियां। राज्यसभा की वित्तीय शक्तियां नाम मात्र है। बजट और धन बिल लोकसभा में ही पेश होते हैं, परंतु विचारार्थ इसको राज्यसभा में भी जो है वो उस पर चर्चा के लिए लाया जाता है।
और यदि किसी बिल के संबंध में कोई मतभेद हो तो वो लोकसभा का अध्यक्ष ही उसका निर्णय करता है, क्योंकि ये जो विधेयक है ये लोकसभा में ही है, तो राज्यसभा में इसकी जो है वो शक्तियां नामात्र ही है। संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन की शक्ति भी, क्योंकि संशोधन दोनों सदनों में संशोधन होता है, संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है, तो दोनों जब तक कोई भी संविधान संशोधन प्रस्ताव उस समय तक पास नहीं हो सकता जब तक कि दोनों सदनों उसे पास ना कर दें। संविधान संशोधन बिल राज्यसभा में पेश हो सकता है। कार्यपालिका पर भी नियंत्रण है, क्योंकि राज्यसभा मंत्री जो है वो राज्यसभा से भी लिए जा सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य भी मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव पेश करके बजट पर विचार करते समय सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। राज्यसभा में मंत्रिमंडल के विरुद्ध ना तो विश्वास प्रस्ताव पेश हो सकता है और ना ही कोई निंदा प्रस्ताव। इसमें सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। तो इन बातों से कार्यपालिका पर भी प्रभाव पड़ता है। चुनाव संबंधी अधिकार, राज्यसभा में चुनाव संबंधी अधिकार भी है। राष्ट्रपति के चुनाव में भी जो है वो राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब नंबर 6 है न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। राज्यसभा में जो है वो राज्यसभा को उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने का अधिकार है। लोकसभा के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या जज को भी महाभियोग या उपदस्थ करने का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। वह लोकसभा के साथ मिलकर उच्च अधिकारियों, चुनाव आयुक्त है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक इत्यादि को दोषारोपण के द्वारा प्रस्ताव पास करके पदस्थ कर सकती है। संकटकालीन की घोषणा स्वीकृति, जैसे कि संकटकालीन के समय अगर लोकसभा का विघटन हुआ हो तो राज्यसभा उसका अनुमोदन ही काफी होता है। अगर नहीं है तो दोनों का जो है वो अनुमोदन जो है वो संयुक्त अधिवेशन भी लाया जा सकता है और राज्यसभा की स्वीकृति भी दी जा सकती है। राज्यसभा की विशेष शक्तियां, ये अंतिम है। यदि चाहे तो 2/3 बहुमत से पास करके राज्यसभा जो है राज्य की सूची में राष्ट्रीय महत्व को घोषित करते समय संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। और इस अधिकार को राज्यसभा केवल एक बार 11 अगस्त 1986 को एक बार प्रयोग कर चुकी है और ये केवल 1 वर्ष के लिए ही इसका प्रयोग कर सकती है। राज्यसभा 2/3 बहुमत प्रस्ताव पास करके अखिल भारतीय सेवा को स्थापित करने का अधिकार भी दे सकती है। अब राज्यसभा की स्थिति क्या है, क्योंकि लोकसभा बहुत शक्तिशाली सदन है, राज्यसभा नाम मात्र का ही, परंतु ये जनता का, क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, फिर भी ये संविधान संशोधन महाभियोग आदि में इसका समान अधिकार है और बहुत सारे कार्यपालिका पर भी ये निरंकुश शक्ति पर अंकुश लगाती है और ये बहुत उपयोगी सदन है। अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन करते हैं और बुद्धिजीवी वर्ग का ये सदन है। परंतु इसे शक्तिहीन सदन भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना और जो राज्यसभा का औचित्य जो है वो बिलों पर दूसरा विचार करने के लिए राज्यों के अधिकारों की रक्षा करना ही नहीं है, लेकिन ये जो संविधान निर्माताओं का जो ऊपरी सदन की स्थापना का उद्देश्य यही था कि महत्वपूर्ण मामलों पर सुंदर विवाद हो और क्षणिक आदेश में जो कानून बनाए जा सकते हैं वो सोच समझ कर बनाए जाएं। इसलिए इस सदन का बहुत महत्व है। ये सदन जो है वो सरकार की निरंकुशता पर भी जो है वो रोक लगा सकता है। इसलिए ये सदन जो है ऊपरी सदन जो है वो इसकी व्यवस्था इसमें की गई है। तो ये राज्यसभा, तो इतना ही, धन्यवाद।